Hello, my name is Mohammed Shadab. I am new here, so this is my first class. I am here to teach international law, public international law. हम हमारी क्लास इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स में रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे समझ सकें। सबसे पहले पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में हम ये समझेंगे कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है क्या, ये इस नाम से क्यों है, जिसका नेम है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वो क्यों है। हम इसकी डेफिनेशन या इसके बारे में जानने से पहले पर्टिकुलर जो एक लेमैन की तरह हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है क्या। ये वो लॉज हैं या वो ग्रुप ऑफ लॉज हैं जो इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो कंट्रीज़ के इंटरनल रिलेशंस हैं या जो वो आपस में कोई संधि करते हैं या बहुत सारे उनके पैक्ट्स होते हैं, उन सब चीज़ को कैसे कवर किया जाए, या जो इंटरनेशनल सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं, जैसा आजकल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत नाम चल रहा है कोविड-19 के वजह से, WHO, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब हैं। तो उन सब चीज़ को गवर्न करने के लिए एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस होने ज़रूरी हैं। उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कहा गया है। ये वो लॉज हैं जो पब्लिक का मीनिंग होता है पीपल एट लार्ज, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल। अब वो एक इन्होंने कंट्री के लिए या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ किया गया है। इसमें पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से गवर्न होने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ नेशंस हैं और इंटरनेशनल सोसाइटीज़ या इंटरनेशनल ऑर्गन्स जो यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स हैं, ये जो भी वर्क कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ऑल कंट्रीज़ के पैक्ट से जिनका फॉर्मेशन हुआ है उन पर जो लॉज अप्लाई होते हैं उनको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है। अब पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में ये नहीं है कि कोई भी जाके ICJ में, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, वहाँ पे सिर्फ जिन पे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होता है वो ही जा सकते हैं। अभी अयोध्या में ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, तो बहुत सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस राइज हो गए कि हम इसको ICJ में लेके जाएंगे। वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का मामला ही नहीं है। जब वो मैटर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का नहीं है तो वहाँ पे कैसे जाएगा। तो इस तरीके से लेमेंस ये बात कर सकते हैं, हम एज ए लॉ स्टूडेंट हमें ये जानना चाहिए कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या होते हैं, प्राइवेट मैटर्स क्या होते हैं, और इंटरनेशनल जो कोर्ट्स हैं वहाँ पे सिर्फ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के मैटर्स जाते हैं। क्या जो हम कहते हैं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ वो एक डिफरेंट फील्ड है, लेकिन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के मैटर्स ही इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं और जो कंट्रीज़ के बीच में होते हैं। इसका आगे चलते हैं। अब इंटरनेशनल लॉ की हम अगर एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देखना चाहें तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन क्या होगी, तो उसके लिए नॉर्मल हम ये समझ जाएं कि ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है क्या, तो हम एक डेफिनेशन खुद की क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एक डेफिनेशन जैसे मैंने क्रिएट की है कि इंटरनेशनल लॉ इज़ ए कलेक्शन ऑफ रूल्स and regulations or principles which govern the mutual relations of members of international society. We can modify it like this: international law are the laws or the rules or regulations which govern the international organs and countries, or we can say the mutual relations of members of international society, इसमें कंट्रीज और ऑर्गन्स बोथ आ जाते हैं। तो इसे कहते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की वेरियस अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं। सबसे पहले जो इंटरनेशनल लॉ जो वर्ड है वो यूज़ किया था सर जेरेमी बेंथम। आपने अगर जूस स्टूडेंट्स पढ़ा होगा तो एक बहुत बड़ा नाम है बेंथम। उन्होंने सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ यूज़ किया था, इंटरनेशनल लॉ वर्ड उसको यूज़ किया था उन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले यूज़ करने वाले पर्सन का नाम है जेरेमी बेंथम, और उन्होंने उनकी बुक जिसमें इसको यूज़ किया था वो था प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन। इसके बाद
बहुत सारे ज्यूरिस्ट्स ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है, जिनका हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। जैसे एक ब्राइले करके, जेल ब्राइले करके एक ज्यूरिस्ट हुए हैं, उन्होंने कहा है कि रूल्स विच आर बाइंडिंग ओवर म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ स्टेट्स, some kind somehow somewhat related to the definition we have studied right now, कि जो रूल्स म्यूचुअल रिलेशंस पे बाइंडिंग हो उनको हम इंटरनेशनल लॉ कहेंगे। इसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसने भी कुछ केसेस जो उसके सामने आए, उन केसेस में इंटरनेशनल लॉ को एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देने की कोशिश की है। जैसे एक बहुत फेमस केस हुआ है वेस्ट रैंड गोल्ड माइन केस, वेस्ट रैंड गोल्ड माइन केस। इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि द रूल्स विच गवर्न म्यूचुअल बिहेवियर ऑफ सिटीजन्स ऑफ स्टेट टुवर्ड्स ईच अदर, एक नेशन के सिटीजन का दूसरे नेशन के सिटीजन के बिहेवियर के बारे में बात कर रहा है। अब इसमें इस डेफिनेशन से बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस राइज हुए। जब इस केस में आईसीजे ने ये डेफिनेशंस दी तो बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस राइज हुए। इन कॉन्ट्रडिक्शंस को सप्रेस करने के लिए एक और केस आया जिसे एसएस लोटस केस कहा गया है। उसमें उन्होंने कहा कि द रूल्स विच अप्लाइड अमंग इंडिपेंडेंट नेशंस, उन्होंने कह दिया जो इंडिपेंडेंट नेशंस आपस में डील करते हैं और उस डीलिंग्स के लिए जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस का यूज़ करते हैं उसे हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। जो सिटीजन वर्ड उन्होंने पर्टिकुलर यूज़ किया था उसको रिप्लेस कर दिया। तो बहुत सारे एग्जाम्स में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें ये क्वेश्चन आता है कि किस केस में आईसीजे ने इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन किया था। तो उसमें अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आता है, या तो वेस्ट एंड गोल्ड माइन केस या एसएस लोटस केस, इन दोनों केसेस में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को आईसीजे ने डिफाइन किया है। इसके बाद और भी अलग अलग ज्यूरिस्ट जैसे हैकवर्थ, फैनविक, स्टार्क, इनने भी इंटरनेशनल लॉ को अलग अलग डिफाइन करने की कोशिश की है। सबसे जो इन मॉडर्न एरा जो सबसे रीजनेबल और सबसे इफ़ेक्टिव डेफिनेशन जिससे माना गया है वो डेफिनेशन है फैनविक की। ये भी एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट रहे हैं, जिनकी डेफिनेशन है द प्रिंसिपल्स एंड रूल्स बाइंडिंग ओवर म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी, जो अपन ने अभी पढ़ी थी। तो इस डेफिनेशन पे हम स्टिक रहें तो बहुत बेहतर है कि प्रिंसिपल्स एंड रूल्स बाइंडिंग ओवर म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी। तो मॉडर्न एरा में क्योंकि पहले ऑर्गन्स नहीं थे, यूनाइटेड नेशंस नहीं था, उसके ऑर्गन्स नहीं थे, WHO नहीं था, IMF नहीं था, वर्ल्ड बैंक नहीं थे, इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशंस थे ये नहीं थे। तो इनको इंक्लूड करने के लिए फैनविक ने इसे मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी कर दिया। अब सिर्फ कंट्रीज ही नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें इंक्लूड हो गए थे। इसके बाद मैंने अभी जैसे बताया कि स्टार्क, हैकवर्थ, उन्होंने भी अलग अलग डेफिनेशन देने की कोशिश की है। इसके बाद हम इसमें कंट्री वाइज जब डिस्प्यूट जो चल रहे थे उस वक्त इंटरनेशनल सोसाइटीज़ में कंट्रीज़ ने भी अपने अपने हिसाब से इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन करने की कोशिश की थी। जैसे कि जो USSR था, जो अभी हम जिसे रशिया कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया जो था, USSR जो था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक, उसने भी कहा था कि ओनली स्टेट्स आर सब्जेक्ट। उसने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को मानने से मना कर दिया। और चाइना ने भी मना कर दिया, क्योंकि ये दोनों कम्युनिज्म गवर्नमेंट वहाँ पे है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहाँ पे हैं। तो उन्होंने इसके एक अलग डेफिनेशन देने की कोशिश की, जो उन्हें वेस्टर्न जो कंट्रीज थी, जो यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिकन कंट्रीज के जो ज्यूरिस्ट ने जो डेफिनेशन दी थी, उन्होंने कैपिटलिज्म वाली जो अप्रोच थी उससे वो डेफिनेशन दी थी। इन्होंने कहा कि नहीं, हम कम्युनिज्म वाली अप्रोच से एक नई डेफिनेशन देंगे। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में अगर आपको डिफरेंस ना पता हो तो ये हालांकि इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि कैपिटलिज्म वो होते हैं जो इंडिविजुअल के पास
जो सोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं या मनी से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, वो इंडिविजुअल में प्रिवेल करते हैं। जबकि कम्युनिज्म में जो सारे रिसोर्सेज जो होते हैं वो गवर्नमेंट के पास होते हैं और फिर वो इंडिविजुअल को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक कम्युनिस्ट अप्रोच है जो कार्ल मार्क्स और वेरियस डिफरेंट जूरिस्ट और एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ रही हैं, उन्होंने इसे एग्जीक्यूट किया है। जो जैसे अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएंगे या अमेरिका में अगर कभी जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं हैं, वहाँ पे सब प्राइवेट है, वहाँ पे सारे रिसोर्सेज प्राइवेट हैं। वहाँ पे कुछ एक चीज़ें ही गवर्नमेंट, जो उनकी सिक्योरिटीज़ है, जो उनके इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उन सब चीज़ों को गवर्नमेंट गवर्न करती है। जो वहाँ के म्यूनिसिपल वर्क्स हैं, म्यूनिसिपलिटीज़ हैं, उनको बाकी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और भी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो वहाँ नहीं होते, वो सब प्राइवेट हैंडल करते हैं। जबकि रशिया और चाइना में हर एक जो चीज़ है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। वहाँ पे सारे हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह जितने भी जो माइंस एंड ऑल सभी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। इंडिया ने एक नई अप्रोच यूज़ करी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, सोशलिज्म वाली। इसमें हम कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के पास हैं, कुछ चीज़ें प्राइवेट के पास हैं। जैसे कि रेलवेज़ गवर्नमेंट के पास है, स्कूल्स गवर्नमेंट भी हैं, प्राइवेट भी हैं, हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट भी हैं, प्राइवेट भी हैं। तो हमने एक मिक्स्ड अप्रोच यूज़ की है सोशलिज्म एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से इन्होंने कम्युनिस्ट अप्रोच वाली कंट्रीज़ ने अलग डेफिनेशन देने की कोशिश की है जो ज़्यादा प्रिवेल नहीं करी और जिसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। दूसरी जो डेफिनेशन दी वो एमिनेंट जूरिस्ट जो थे, जो अमेरिकन थे या यूरोपियन कंट्रीज़ में थे, उनको ज़्यादा तवज्जो दी गई। और इन कंक्लूज़न ये निकला कि इंटरनेशनल लॉ क्या होगा, वो कलेक्शन ऑफ रूल्स होगा जो गवर्न करेगा म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी। ये इंटरनेशनल लॉ की सबसे प्योर डेफिनेशन जिसे माना गया। ठीक है, तो इसलिए ये इंटरनेशनल लॉ का एक प्रॉपर डेफिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनेशनल लॉ का नेचर डिस्कस करेंगे।